Good morning, students. Welcome to Learners Academy. In the yesterday's session, we started relations and functions theoretical portion, types of relations, right? So तीन तरह के relation हमने सीखे थे, कौन कौन से जल्दी से बताओ? Reflexive, symmetric and transitive. और जो तीनों को पूरा करे वो होता है equivalence relation. अच्छा, one more thing, empty and universal relation भी पता तो होना चाहिए, हालांकि अब जिक्र नहीं होगा, एक्सरसाइज में ट्यूशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन भी दो अलग टाइप के रिलेशन हैं, तीन के अलावा टोटल 5 हो गए, राइट? अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने खत्म किया, दैट मींस जो तीनों के गुण हो, जिसमें रिफ्लेक्सिविटी हो, सिमेट्रिसिटी हो एंड ट्रांजिटिविटी हो, तो वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद फिर हमने एक टॉपिक शुरू किया, इक्विवेलेंस क्लास, जिसको अपन ने स्टॉप कर दिया। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है बताओ? व्हाट इज एन इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास हर एक एलिमेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन में ही होती है। दूसरी चीज, इक्विवेलेंस क्लास उस सेट के हर एक एलिमेंट की होती है। बनती कैसे है? उन सारे एलिमेंट्स का सेट बनाओ जो गिवन एलिमेंट जिससे रिलेटेड है। गिवन एलिमेंट, जैसे मैंने कहा ए कॉमा बी, तो बी ए से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड, ऐसे कहेंगे ना, ऐसे कहेंगे ना, ए बी से रिलेटेड है और बी से ए की बात करेंगे तो कैसे कहेंगे? बी ए से रिलेटेड है। तो अब इक्विवेलेंस क्लास हमेशा सेकंड एलिमेंट की बनती है, हमेशा सेकंड एलिमेंट में। तो जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास सोच रहे हो, आपको वो एलिमेंट सोचने पड़ेंगे कि वो एलिमेंट जिससे रिलेटेड है, उन सारे एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंस क्लास। ओके, क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है? रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशंस पता है क्या होते हैं? कि टॉपिक तो पढ़ लिया, सपोज करो एक रिलेशन में एक एग्जांपल लेंगे तभी चीज पूरी क्लियर होगी, है ना? सपोज करो हमने एक टॉपिक तो पढ़ लिया, हमने रिलेशन बना लिया, रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, दैट मींस वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने क्या करा? सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, हमने हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बना दी। जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है, बिकॉज वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, सबकी बना दी। बनाने के बाद जब हमने उन इक्विवेलेंस क्लासेस को देखा, तो हमने देखा यार ये तो कुछ यहाँ पे वहां से कुछ रिजल्ट्स निकल के आए। उन इक्विवेलेंस क्लासेस को देखने के बाद कुछ रिजल्ट्स निकल के आए, वो रिजल्ट सीख रहे हैं हम, वो रिजल्ट सीख रहे हैं कि क्या क्या हमने इंटरप्रेट किया, मतलब क्या क्या। सपोज करो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन वहां से क्या क्या सीखा हमने, एक तरीके से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था एक तरीके से ना, तो वो रिजल्ट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई एक रिलेशन डिफाइन किया और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो क्या होगा? ऑन ए सेट ए का मतलब ए टू है। ऑब्वियसली इस साल तो रिलेशन चलेगा ही सेम सेट से सेम सेट में, तो वो रिलेशन आर जो है उस सेट को कुछ और सेट्स में डिवाइड कर सकता है। अब वो 2 सेट्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। तो इन्होंने क्या करा, A1 A2 A3 A4 कितने भी हो सकते हैं, तो शॉर्ट में नाम क्या रख दिया गया? AI। अब आई अपनी वैल्यू बदलता रहेगा, आई की वैल्यू 1 भी रख दो, 2 भी रख दो, 3 भी रख दो। अब बार बार थोड़ा कहूंगा A1 A2 A3 A4, तो शॉर्ट में क्या रख दिया? AI। ये लिखने के तरीके, ठीक है? तो ये जो सेट्स में उसने तोड़ दिया उनको, उन सेट्स को कहते हैं पोर्शंस। उन सेट्स को क्या कहते हैं? पोर्शंस। क्या कहते हैं? पोर्शन। अब एक्चुअली ये पोर्शंस ही इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। एक्चुअली ये पोर्शंस ही क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस है। अच्छा, जब आप उसको तोड़ रहे थे, सेट ए को कुछ सेट्स में तोड़ रहे थे, ये सेट ए था बड़ा, इसको आप जब कुछ सेट्स में तोड़ रहे थे, पोर्शंस में तोड़ रहे थे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो A1 A2 A3 हैं, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? सेट्स वाले चैप्टर में 11th में पढ़ा था। क्या होता है डिसजॉइंट का मतलब? अलग अलग। जॉइंट मतलब जुड़े हुए, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। दैट मींस किसी का किसी से कुछ कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे मान लो मैंने 3 सबसेट्स में तोड़ दिया, A1 A2 A3, तो A1 का कोई भी एलिमेंट A2 में ना हो, A2 का कोई भी A3 में ना हो, A3 का कोई A1 में ना हो। म्यूचुअली का मतलब ये होता है। अगर मैं म्यूचुअली छुपा दूं और सिंपली लिख दूं डिसजॉइंट, तो उसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग है कि A1 A2 A3 में तीनों में कोई कॉमन ना हो। समझ आया? समझ आया कि क्या काम मैंने? अगर मैं म्यूचुअली हटा दूं ना, तो इसका मतलब है A1 A2 A3 तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। A1 A2 में हो सकता है कोई कॉमन एलिमेंट, A2 A3 में हो सकता है कोई कॉमन एलिमेंट, A1 A3 में हो सकता है, पर तीनों में कॉमन एलिमेंट ना हो, उसका मतलब तो ये होता है। लेकिन म्यूचुअली लगा हुआ है, इसका मतलब
किसी का भी किसी से आपस में भी कोई कनेक्शन ना हो, सब अलग अलग हो। म्यूचुअली का मतलब समझ में आया? म्यूचुअली हमेशा पेयर वाइज चलाएंगे। जब जहां पर भी म्यूचुअली वर्ड लिखा है तो नॉट ओनली हेयर, पूरी मैथ्स में बहुत जगह दिखाई देगा आपको अलग अलग थ्योरम्स में। म्यूचुअली जब भी लिखा आ जाए तो समझ लेना हमको पेयर करना है। जैसे A1 A2 का पेयर कर दिया, A2 A3 का पेयर कर दिया, A3 A4 का पेयर कर दिया, A1 A3 का पेयर कर दिया, A1 और सब सारे के सारे डिसजॉइंट जितने भी पेयर्स बना रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? डिसजॉइंट। इन शॉर्ट कोई किसी से किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? कर दिए पोर्शंस, तोड़ दिए हमने, उनको क्या कहते हैं हम? पोर्शंस कहते हैं। अब ऐसे थोड़ा ना कुछ भी, जैसे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं मर्जी से नहीं तोड़ दूंगा कि 1 2 3 इधर ले लो। म्यूचुअली डिसजॉइंट बनाना है ना, तो अलग कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1 2 3 इधर दे दिया, 4 5 A2 को दे दिया, 6 7 8 A3 को दे दिया, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट बनाया मैंने। किसी का किसी का कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एवं ही नहीं तोड़ सकता कि 1 2 3 इसको दे दो, 4 5 इसको दे दो, 6 7। केवल यही बात नहीं है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट में कैसे भी तोड़ दो। आगे अब दो कंडीशंस और गिवन है, आगे अब दो कंडीशंस और गिवन है, 2 3 कंडीशंस, तो उनको रीड आउट करना स्टार्ट करें। पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? वो ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि कोई भी इनमें से एक सेट उठा लो, लाइक A1 उठा लिया, तो A1 के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल A1 के अंदर 1 2 3 है, तो A1 के सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। दैट मीन्स 1 का 1 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर दिखना चाहिए उस रिलेशन में, 2 का 2 के साथ भी दिखना चाहिए, 3 का 3 के साथ भी। जिन पोर्शंस में आप तोड़ रहे हो ना, तो वो जो पोर्शंस टूट रहे हैं ना, उन पोर्शंस में कोई भी एक पोर्शन उठा लो, लाइक A1 उठा लो, तो उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ AI इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी A1 A2 A3 उठा सकते हैं, तो AI शॉर्ट में क्या लिख दिया? AI। सारे के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर है? दूसरा नंबर नोट है कि सारे के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड तो होने चाहिए, लेकिन इस सेट का या इस पोर्शन का कोई भी एलिमेंट उस पोर्शन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A1 में मैंने लिया 1 2 3, लाइक A2 में जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि A2 को ले लो चलो 4 5 ले लिया, और फॉर एग्जांपल A3 को ले लो आप 6 7 8। अभी ये करेक्ट इस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे ही तोड़ लिया है। फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल मैंने 6 7 8। तो अब A1 में 1 2 3 है, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक मतलब खुद से रिलेटेड का मतलब है इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक 1 2 से होना चाहिए, लाइक 2 3 से होना चाहिए, लाइक 3 1 से होना चाहिए। सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने, यानी कि 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ ऑर्डर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपस में हर एक का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट अभी दिखा रहा हूं, इसके किसी भी एलिमेंट का इससे या इससे ऑर्डर पेयर नहीं मिलना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं मिलना चाहिए 1,4, लाइक ऐसे नहीं मिलना चाहिए 5,8, लाइक ऐसे नहीं मिलना चाहिए 7,2। इस तरीके से पोर्शंस करने, खुद का खुद के साथ तो हमेशा मिलना चाहिए, लेकिन किसी का भी किसी दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर नहीं मिलना, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, दैट मींस वही ऑर्डर पेयर नहीं मिलना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट रीड आउट करते हैं। देखो वो बता के तो मैंने आपको बोल दिया, लिखना क्या है देखो। नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू AJ, नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू, पूरा इसको कंप्लीट करो, थोड़ा अधूरा ही है। नो एलिमेंट ऑफ AI should be related या is related no element of AI is related to AJ। लिखा हुआ है ना, AJ मत लिखो, इसके आगे लिखो any element of AJ। no element of AI is related to any element of AJ। no element of AI is related to any element of AJ। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, to any element of AJ। क्लियर? एक बार लिखो फिर इसको समझा दो।
लिख लिया यहां तक? देखो ये क्या कह रहा है, ए आई का कोई भी एलिमेंट ए जे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब ये आई और जे का मतलब क्या है? देखो मैंने उसको कुछ पोर्शंस में तोड़ दिया, लाइक मैंने 8 पोर्शंस में तोड़ दिया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8। उस सेट ए को मैंने 8 पोर्शंस में तोड़ दिया म्यूचुअली डिस्टिंक्ट। अब ये क्या कह रहा है कि A1 का A3, A1 के एलिमेंट का A3 के एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए, A3 का A2 से नहीं होना चाहिए, A2 का A7 से नहीं होना चाहिए, A7 का A6 से नहीं होना चाहिए, A6 का A1 से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बार 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 बहुत सारे सबसेट्स है, तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। उसमें शॉर्ट में क्या लिख दिया, AI के किसी एलिमेंट का AJ के किसी एलिमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्डर पेयर उनका नहीं बनना चाहिए, जहां पर I और J अलग अलग नंबर्स लेने, इक्वल नहीं लेने। जैसे आपने I ले लिया 3 तो J ले लो 4। अब ये क्या हो गया, A3 A4। तो A3 के जो पोर्शन है उसका कोई एलिमेंट A4 के पोर्शन की किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको सेम ले लोगे, लाइक I और J को इक्वल ले लोगे, तो I की वैल्यू 3 ली तो J की वैल्यू भी 3 लेनी पड़ेगी फिर। तो A3 और A3 का तो रिलेशन है ना, वो तो ऊपर वाला कह रहा है ना कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखो बहुत सारी बातें हम ओरली कैसे कहते हैं, लिखने में थोड़ी सी टिपिकल होती है, लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे मैं ओरली तो क्या कह रहा हूं कि किसी भी एक पोर्शन के एलिमेंट्स का किसी भी दूसरे पोर्शन के एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात तो ये है, लेकिन इसको लिखूं कैसे, इसको मैथमेटिकली लिखूं कैसे? दो अलग अलग पोर्शन है ना, तो मैंने एक का नाम रख दिया ए आई, एक का नाम रख दिया ए जे। आई के बाद जे आता है इसलिए एक का नाम रख दिया ए आई, एक का नाम रख दिया ए जे। अब मैंने अगर इसका नाम ए आई रखा है, इसका नाम ए जे रखा है, तो आई और जे की वैल्यू अलग अलग लूंगा, क्योंकि अगर मैंने आई और जे की वैल्यू एक ही ले ली तो सेम ही पोर्शन हो गया भाई। ए थ्री तो सेम पोर्शन हो गया ना, A3 है तो उधर A4 लेना पड़ेगा, तो आई और जे अलग अलग लेना पड़ा ना। तो ये क्या कह रहा है, आई और जे अगर आप अलग अलग ले रहे हो तो ए आई का कोई भी एलिमेंट ए जे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर? सेकंड भी समझ आया? तो बताओ आपको पोर्शंस कैसे तोड़ने हैं? पहली चीज तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप पोर्शंस तोड़ रहे हो तो जो भी एक पर्टिकुलर पोर्शन टूट गया उसका हर एक एलिमेंट खुद के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इस पोर्शन का कोई भी एलिमेंट उस पोर्शन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये सारी बात मानते हुए अगर आप पोर्शंस तोड़ रहे हो तो वो जो टूटे हुए पोर्शंस हैं वही सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, वही सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलें आगे, एग्जांपल लेंगे तब सारी बात क्लियर होगी। ओके, लेट्स सी फर्दर। यहां तक नोट डाउन हो गया? ओके, लेट्स सी फर्दर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है एक बार लिख लो। अभी भी बताया मैंने, एआई के जो आपने ये सबसेट्स बनाए, दी सबसेट्स जो एआई नामक की सबसेट्स बनाए। अब आप कहोगे सर हमने तो ए जे भी बनाए, आप कहोगे हमने तो ए जे भी बनाए। देखो आई और जे केवल इस पॉइंट तक सीमित है, क्योंकि मुझे ऐसा एक्सप्लेन करना था कि दो अलग अलग पोर्शंस, इसलिए मैंने ए आई और ए जे नाम रख दिए। जनरली तो हमने उन पोर्शंस का नाम ए आई रखा है ना, तो ये जो ए आई नामक सबसेट्स बने हैं यही इक्विवेलेंस क्लासेस है, ये बताया मैंने आपको। These subsets AI are called the equivalence classes. ठीक है, ओके। अब कुछ और बातें, एक या दो। ऑल्सो, ऑल्सो क्या कह रहा है, पहली बात, कुछ एक्स्ट्रा बातें और है वो भी देख लो। corresponding to every element of corresponding to every element in उस सेट ए में कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी ही होगी अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो बहुत पहले पढ़ लिया अपन ने। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन ने तीनों प्रॉपर्टीज मान रहा है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, तो कोई भी एलिमेंट उठा लो उसकी इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है, बन सकती है। नहीं तो बात हम पहले ही सीख गए थे, कल भी एक एग्जांपल ले लिया था। लिखो ये वाली बात लिखो। ठीक है,
एक एक बात देखो, ये वाला पॉइंट लिख लिया, ये वाला पॉइंट लिख लिया ना। सेकंड पॉइंट देखो, क्योंकि सारे के सारे सबसेट्स जो, या फिर इक्विवेलेंस क्लासेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लासेस ये प्रूव हो गया है ना, तो क्योंकि जो सारे के सारे सबसेट्स आपने बनाए वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो किसी का भी किसी से कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। तो AI नामक एक सबसेट और AJ नामक एक सबसेट का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको 5 मिलेगा, मिलेगा जब आप I और J को अलग अलग लो। क्योंकि अगर आपने सेम ले लिया, लेट्स से I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1 ले ली, तो A1 का A1 से इंटरसेक्शन तो A1 ही मिलेगा, फिर 5 ही मिलेगा, है ना। अलग अलग ले रहे हो तो फिर इंटरसेक्शन 5 मिलेगा, क्योंकि आपने लिए ही म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट भी क्वाइट इजी, लिख लो। इस पूरे टॉपिक में कहीं कुछ टिपिकल टॉपिक कुछ लगता है बच्चों को, तो यही लगता है, बाकी तो पूरा टॉपिक ये इजी है, और अभी भी इसका भी एग्जांपल देंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, लास्ट वाला सुनो, ये सेकंड पॉइंट नोट डाउन हो गया। लास्ट वाला पॉइंट सुनो, देखो, जब अपन ने ए सेट को कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ दिया, पोर्शंस में, लाइक A1 A2 A3 अप टू A8 तक मैंने तोड़ दिया, तो आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जब वापस उनका यूनियन करें तो वापस सेट ए बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। लाइक सपोज करो मैंने ए सेट को 3 इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ दिया, A1 A2 एंड A3, और ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है। A1 का A2 से इंटरसेक्शन नहीं है, A2 का A3 से नहीं है, और A3 का A1 से इंटरसेक्शन करें तो 5 आएगा, है ना। पर इन सब का यूनियन कर दूं मैं वापस, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, और A नहीं बन रहा है, दैट मींस ए में अभी भी कुछ एलिमेंट्स बाकी हैं, यानी कि एक और इक्विवेलेंस क्लासेस बननी बाकी हैं। तो जितने भी आप सबसेट्स कर रहे हो उसका यूनियन करते हैं तो वापस के वापस ए बनना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। यानी ए में अगर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आपने A1 में 1 2 3 दे दिया, A2 में आपने 4 5 दे दिया, A3 में आपने 6 7 दे दिया, तो आप वहीं नहीं रुक सकते, आपको 8 जो एलिमेंट बचे उसको भी कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, ताकि जब उनको वापस यूनियन करें तो ए सेट बनना चाहिए। यानी हर एक एलिमेंट किसी न किसी पोर्शन में टूटना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको तो तोड़ा ही नहीं, किसी में डाला ही नहीं। ठीक है, क्लियर है क्या। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज सबसेट्स, अब बार बार मैं क्या कह रहा हूं, सबसेट्स को ब्रैकेट में इक्विवेलेंस क्लासेस, क्योंकि जब इस तरीके से आप तोड़ोगे तो वो जो टूटे हुए सबसेट्स इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, ये भी एग्जांपल से प्रूव होगा। तो ये सारे के सारे सबसेट्स जो टूटे हुए हैं या इक्विवेलेंस क्लासेस जो टूटी हुई हैं, इनको अगर हम कलेक्ट कर लें, वापस फॉर्म कर लें, तो वो वापस सेट ए बना देंगे ना। फॉर्म्स द सेट ए, फॉर्म्स द सेट ए, दैट इज मैथमेटिकली कह सकते हैं कि सारे के सारे ए आई है, चाहे से वो A1 A2 A3 4, उनका यूनियन कर दूं तो वापस क्या बन जाएगा, लाइक 3 है तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, लाइक 4 है तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन यूनियन, समझ में आता है ना सिस्टम। सबके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना, A1 के A2 के A3 के सबके एलिमेंट्स को कंबाइन करके जब हम वापस लिखेंगे, यूनियन करेंगे, तो जो सेट ए ओरिजिनली था वो मिलेगा। लिखो ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर सारी चीज आपकी बुक में है ना, ऐसा मत सोचना कि कोई, कई बार क्या होता है कोई चीज टिपिकल आ जाती है, बहुत सारी चीजें लिख ली, सारी चीजें आसान नहीं होती ना, कुछ एक चीज टिपिकल आ जाती है कोई टॉपिक, तो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं बच्चे कि शायद ये हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स। क्वेश्चंस इसके कम आते हैं, बट वी कैन नॉट से आ जाए तो 12th बोर्ड है, आ जाए तो आ जाए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चलो एक पॉइंट और है, वो पढ़ो क्या कह रहा है। एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस, अगर आप इसमें से कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लासेस उठा लें, जैसे 8 इक्विवेलेंस क्लासेस में तोड़ दिया मैंने सेट ए को,
कोई भी दो उठा ली आपकी मर्जी से, आपने A3 उठा ली, आपने A7 उठा ली, तो या तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगी या फिर क्या होंगी, डिसजॉइंट होंगी, या फिर क्या होंगी, डिसजॉइंट। कहने का मतलब है, इजी भाषा में बात करूं, आपके पास एक सेट ए है, उसका आपने किसी रूल के तहत रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन डिफाइन करने के बाद आपने ऑर्डर ट्रेस बनाना शुरू किया। बनने के बाद आपने एक चीज एनालाइज करी, यार ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ये ट्रांसिटिव। सर ने कहा था इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हो तो हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है, वो सारे एलिमेंट्स का सबसेट लेना सेट लेना है जो इससे रिलेटेड है। जैसे मान लो 5 एलिमेंट है तो आपने 1 की भी इक्विवेलेंस क्लास बना दी, 2 की भी बना ली, 3 की भी बना ली, 4 की भी बना ली, 5 की भी बना ली। अब 5 इक्विवेलेंस क्लासेस दिख रही हैं, उनमें से कोई भी दो उठा लो, या तो वो आइडेंटिकल मिलेंगी, सेम एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट, या फिर वो डिसजॉइंट मिलेगी, बिल्कुल अलग अलग। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इक्विवेलेंस क्लास और दूसरी इक्विवेलेंस क्लास में एक दो एलिमेंट कॉमन आ रहा हो ना, या तो सारे ही सेम होंगे आइडेंटिकल, ये सारे ही अलग अलग। समझ आया क्या? एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस, जब आप इक्विवेलेंस क्लासेस सारे एलिमेंट की तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास उठाने के बाद या तो वो आइडेंटिकल है या फिर वो डिसजॉइंट है, तीसरी बात नहीं। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? लिखो फोर्थ पॉइंट। चलो, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रिलेशंस का टॉपिक भी खत्म होता है, और ये जो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक आया था इक्विवेलेंस क्लासेस, वो भी खत्म होता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन पर्टिकुलर दिस टॉपिक। बाकियों में तो हम क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, बट ये टॉपिक क्या है, अभी बिल्कुल खलबली मची हुई होगी दिमाग में कि ये क्या पढ़ा दिया सर ने। तो एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं ना, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। तो इसको क्लोज कर दूं मैं, सब कुछ नोट डाउन हो गया? ओके, आपकी बुक में बता देता हूं कि ये पोर्शन कहाँ है। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 4 है। देखो एक बार फटाफट से इसको भी रीडिंग मार लेते हैं, क्या कह रहा है ये। देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई, अब देखो उन्होंने कुछ और लेटर्स यूज किए, हमने कुछ और लेटर्स यूज किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे दो इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई उन्होंने ई और ओ, तो ई के सारे एलिमेंट्स ई से रिलेटेड है, लेकिन ई का कोई भी एलिमेंट ओ से रिलेटेड नहीं है। वही सेम चीज, नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ई एंड ओ डिसजॉइंट होने चाहिए, ई एंड ओ डिसजॉइंट होने चाहिए, लेकिन इनका अगर मैं यूनियन कर दूं तो वापस जेड बनना चाहिए। हो सकता है कि इन्होंने जेड को तोड़ना शुरू किया, जेड मतलब इंटीजर्स, है ना, जो भी सेट इन्होंने तोड़ा है वो उसको यूनियन वापस वो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, फिर नीचे के जो अपन ने दो कुछ एक इंटरप्रिटेशंस किए थे वो भी देख लो, देन वी विल गो टू द एग्जांपल्स। मतलब वो एक एग्जांपल से एक एग्जांपल है शायद यहाँ पे, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, फिर से रीडिंग मारो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई। आई कुछ भी ले लो, ए आई के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं। ठीक है, आई और जे अलग अलग ले लें, दैट मींस दो अलग अलग पोर्शंस ले लें, तो कोई भी एलिमेंट ऑफ ए आई इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। और ए आई जितने भी लिए हैं आपने, या ए जे ले लो, कुछ भी ले लो, आई ले लो या जे ले लो, उनका यूनियन कर दो तो क्या बन जाएगा, वापस वही सेट बन जाएगा जिससे स्टार्ट करी थी कहानी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा अगर आई इक्वल टू जे है। अगर ऐसा है तो ये सारे के सारे सबसेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ठीक है, चलें एग्जांपल पे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 से जस्ट ऊपर एक एग्जांपल है जिसका यही जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ये रहा एग्जांपल 6, रीड आउट करते हैं। करें रीड आउट। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 7, उस सेट ए में एक रिलेशन डिफाइन करना है। इन द सेट ए आ गया, दैट मींस ए टू ए ही होगा, डोमेन भी है कोडोमेन भी है ना। बाय आर, अब रूल क्या कह रहा है, डिफाइन कैसे करना है, ए कोमा बी नामक ऑर्डर पेयर्स लेने, इस तरीके से लेने ताकि ए एंड बी दोनों के दोनों या तो ऑड हो या इवन, दोनों के दोनों या तो ऑड हो या इवन। जैसे ए और बी ले लिए, तो या तो ए और बी दोनों के दोनों ऑड लेने हैं और या फिर इवन लेने हैं। ऐसे नहीं ले सकते कि ए तो ऑड ले लिया और बी इवन ले लिया, या ऐसे नहीं ले सकते कि ए इवन ले लिया बी ऑड ले लिया। ए और बी, जैसे सपोज करो मैंने 1 ले लिया, तो 1 के साथ मैं 2 नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने 1 ऑड लिया है ना, तो अब इसके साथ मैं ऑड ही ले सकता हूं।
तो मैं 1 के साथ 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, लेकिन मैं इवन नहीं ले सकता। समझ आया? ऐसा रिलेशन बनाना है, बना सकते हैं ऐसा रिलेशन। रिलेशन बनाने के बाद की कहानी फिर बाद में देखते हैं। एक बार रिलेशन बना ले हम। ओके, सो मेरे पास है, रफली करता हूँ इसको सॉल्व। लेट्स से बोलो सेट क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 भी है, 1 2 3 4 5 6। देखो जो सेट ए है मेरे पास, उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7, और रिलेशन आपको बताया ही सही मैंने, या तो ए और बी दोनों के दोनों इवन हो या फिर दोनों के दोनों ऑड हो। तो लेट्स से एक एक एलिमेंट उठाता हूं। तो जो रिलेशन आर है, जो रिलेशन आर है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स होते हैं देखते हैं। तो लेट्स से मैंने ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर चाहिए, तो मैंने ए को ले लिया 1, तो 1 ऑड उठा लिया मैंने। तो अब दूसरा एलिमेंट भी ऑड ही उठा, तो कौन कौन सा एलिमेंट यहां से उठा सकता हूं? एक 1 के साथ 1 भी उठा सकता हूं, क्योंकि 1 और 1 दोनों ऑड। एक 1 के साथ 3 उठा सकता हूं, एक 1 के साथ 5 उठा सकता हूं, एंड एक 1 के साथ दैट्स इट। 1 के साथ और कुछ नहीं उठा सकता हूं मैं। 1 इज रिलेटेड टू ऑल दिस एलिमेंट। या तो बाहर चलो या फिर चुप बैठो, ठीक है? ओके, लेट्स से 1 के बाद अब 2 की बारी। सो 2 मैंने जो उठाया वो इवन है, तो अब दूसरा भी इवन ही उठाना है। तो कौन कौन से उठाऊंगा? एक तो 2 खुद उठाऊंगा, 2 खुद इवन, देन बोलो 4, देन 6, दैट्स इट। ठीक है, अब 3, तो 3 ऑड उठा लिया, तो क्या क्या 3 1 3 3 3 5 एंड 3 7। अब है बारी 4 की। सो 4 इवन उठा लिया मैंने, तो 4 के साथ 4 2 4 4 एंड 4 6। देन आगे बारी आ गई 5 की। सो 5 ऑड उठा लिया मैंने, सो 5 1 5 3 5 5 एंड 5 7, देन 6, तो 6 इवन है, तो 6 2 6 4 6 6, and last but not the least 7 उठा लिया। 7 is odd, so 7 1 7 3 7 5 7 7, और ये मेरा यहाँ पे रिलेशन डिफाइन हो गया। ठीक है, उसने कहा था या तो दोनों ऑड उठाना या दोनों इवन उठाना। चेक करो सारे ऑर्डर पेयर्स या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। क्लियर है? अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। सबसे पहले तो आप देखो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। उसके लिए रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिट, वैसे तो पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन अभी अपन रफली ऑर्डर पेयर्स को देख के पता लगा। अच्छा, जब ऑर्डर पेयर्स इनफाइनाइट बनते हैं, बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं, तो फिर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करी जाती है? क्योंकि बहुत सारे बन ही जा रहे हैं, तो फिर स्टेटमेंट्स के थ्रू करी जाती है। ठीक है, क्लियर है? अभी इसमें सीमित बने हैं, तो मैं एक एक को भी उठा के देख सकता हूँ। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 1 भी है, 2 2 भी होगा, 3 3 भी है, 4 4 भी है। वो लिखते लिखते मुझे खुद को पता चल जाता है कि मैंने लिखा था कहीं ना कहीं 4 4 भी लिखा था, 5 खुद को पता चल जाता है हाँ रिफ्लेक्सिव है। 5 5 6 6 7 है, तो रिफ्लेक्सिविटी पास। ओके, सिमेट्रिसिटी मतलब सबका उल्टा मिलना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैंने 3 1 लिखा तो 1 3 भी मिलेगा, क्योंकि मुझे या तो दोनों ऑड उठाने या दोनों इवन उठाने। सो मैंने अगर दोनों ऑड उठाए होंगे तो उसका उल्टा ऑड पेयर भी मिलेगा, लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं, क्योंकि उठाना ही है। सो सिमेट्रिसिटी भी पास। ट्रांजिटिविटी थोड़ा सा चेक कर लो कि लेट्स से अगर मैंने 2 4 उठाया, तो 4 से एंड होने वाला कोई, 4 से शुरू होने वाला, 4 से एंड कर दिया ना आपने, तो 4 से शुरू होने वाला कुछ भी पकड़ लो, लाइक 4 6, तो अब 2,6 मिलना चाहिए, जो कि होगा ये रहा। तो ऐसे कुछ भी उठा लो, यू विल ऑलवेज गेट लाइक 6 2। एक और एग्जांपल, लाइक 6 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला बताओ एनी अदर ऑर्डर पेयर। लाइक मैंने 2 4 ही उठा लिया, तो 6 4 मिलना चाहिए। 6 4 का है ये रहा। सो ये ट्रांजिटिव भी होगा, चाहे सबको चेक कर लो। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? सो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये इक्विवेलेंस है। अभी इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए मैंने रफली बताया। एक्चुअली जब क्वेश्चन आएगा कि इसको इक्विवेलेंस प्रूव करो, तब ऐसे नहीं करेंगे। अभी मैंने जैसे एक ऑर्डर पेयर उठा लिया, एक ऑर्डर पेयर उठा लिया, तो उठा के थोड़ा यूज करेंगे, क्योंकि इतने सारे। अभी जैसे ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स यूज किए, 2 ही एग्जांपल्स बनेंगे क्या इसमें? बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि सारे दोनों उठाएंगे। तो किसी चीज को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट्स चाहिए। लाइक लास्ट ईयर क्या था हमने, प्रूव करना हो तो स्टेटमेंट्स चाहिए, और डिसप्रूव करना हो तो एक क्रॉस एग्जांपल चाहिए।
डिसप्रूव करना हो। कोई भी चीज सही तभी सही है जब वो हमेशा सही है, हर एक एग्जाम्पल के लिए सही है। लेकिन कोई भी चीज गलत कब है, जब वो किसी भी एक एग्जाम्पल के लिए भी गलत है तो वो गलत है। तो अगर आपको डिसप्रूव करना हो तो आप कोई भी एक क्रॉस एग्जाम्पल उठा सकते हैं इसमें से, लेकिन अगर आपको प्रूव करना हो तो आप एग्जाम्पल्स नहीं उठा सकते, फिर आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, जो एक्सरसाइज में कल से हम स्टार्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है? हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंस क्लासेस की। तो मुझे एक चीज बताओ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना? सो इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है सारे एलिमेंट्स की। सो 1 की बनाऊं, 7 एलिमेंट से सातों की बना देता हूं। सो 1 की इक्विवेलेंस क्लास बोलना कैसे बनाते हैं, कल सिखा दिया था वो, तो आज भी रिवाइज किया। 1 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाएंगे? वो सारे एलिमेंट सोचो जिससे 1 रिलेटेड है ना। 1 दूसरे पायदान पे चेक करो, तो 1 दूसरे पायदान पे 1 आ रहा है, 1 दूसरे पायदान पे 3 आ रहा है, 1 दूसरे पायदान पे 5 आ रहा है, एंड 1 दूसरे पायदान। तो कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट हुए? 1 3 5 7। ये 1 3 5 7 है जो 1 से रिलेटेड है। सो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। बोलो। चलो अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास बनाना, यानी वो सारे एलिमेंट सोचो जिससे 2 रिलेटेड है। सो 2 सेकंड पायदान पे चेक करो कहां कहां आ रहा है। 2 2 4 6 है ना। आप करते करते तो खुद को पता चल जाता है, अरे इवन ही नंबर से तो लिखना है, इवन नंबर से तो लिखना है, और ऑड के लिए ऑड लिखना है, दैट्स इट ना। रिलेशन में घुस जाया करो, रिलेशन को केवल क्वेश्चन तक सीमित मत रखो। जैसे अपन रिलेशन पढ़ते ही उसके अंदर घुस जाया करो और उसको अपने अंदर इजी लैंग्वेज में डिकोड कर लिया करो कि यार मेरे को तो सिंपल सी बात रखनी है, मुझे तो ऑड ऑड नंबर्स लेने हैं, इवन इवन नंबर्स लेने हैं। सो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में सारे ऑड आएंगे, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में सारे इवन आएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 भी आएगा क्योंकि 2, 2 भी बनेगा, ठीक है। सो 2 के लिए क्या आएंगे बोलना, 2 4 6। देन 3 के लिए अब तो उधर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। बोलो 3 के लिए 1 3 5 7 अगेन सारे ऑड, 4 के लिए सारे इवन अगेन 2 4 6। देखो ये तो एक सेट है तो करली ब्रेसेस में पैक होगा, और ये इक्विवेलेंस क्लास है तो बिग ब्रेसेस में पैक। नोटेशन में इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स कट जाएंगे। अगर हमने इधर सेट फॉर्म डाल दी, इधर वो फॉर्म डाल दी, तो 1/4 1/2 मार्क्स यूं ही काट देगा वो, ठीक है। सो 5 की इक्विवेलेंस क्लास ऑड नंबर्स 1 3 5 एंड 7, एंड 6 की इक्विवेलेंस क्लास क्या, 2 4 6, एंड देन लास्ट 7 की इक्विवेलेंस क्लास 1 2 नहीं सॉरी 1 3 5 7। ओके, लेट्स से ये 7 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, तो मैं इनके नाम रख देता हूं A1 से लेके A7। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। उसने कहा था सेट ए को आप इस तरीके से तोड़ो ताकि हर एक एलिमेंट जिसमें भी आप तोड़ रहे हो, हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेटेड हो, लेकिन एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से कोई रिलेटेड ना हो। जैसे मैंने इसको उठा लिया तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड, क्या 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर है, 1 का 3 के साथ है, मतलब खुद का करने का मतलब है इसका हर एक एलिमेंट इसी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। सो 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ ऑर्डर पेयर है कि नहीं है। 2 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ ऑर्डर पेयर है। 5 का 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ ऑर्डर पेयर है, एंड 7 का 1 3 5 7 के साथ ऑर्डर पेयर है ना। फिर उसने क्या कहा था, आपस में रिलेटेड ना हो, लाइक 1 का 6 के साथ ना हो, है ना, 5 का 2 के साथ ना हो, 7 का नहीं है ना, नहीं है। तो यानी कि ये इक्विवेलेंस क्लास उन दो रूल्स के हिसाब से टूटी हुई है। प्लस हर एक से इंटरसेक्शन 5 आए, तो देखो कोई भी दो पकड़ लो, A3 A6 पकड़ लो। अच्छा दूसरी चीज, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास उठाते हैं तो या तो आइडेंटिकल या फिर डिसजॉइंट। तो चेक करो, लेट्स से मैंने A1 A2 उठा ली तो डिसजॉइंट है। लेट्स से मैंने A1 A3 उठा ली, आइडेंटिकल, एग्जैक्ट आइडेंटिकल 1 3 5 7 1 3 5 7, या तो सारे एलिमेंट्स कॉमन है। तो कहने के लिए 7 हैं, एक्चुअली 2 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, कहने के लिए 7 है। अगर आप हर एक एलिमेंट का बनाने बैठेंगे तो हो सकता है ज्यादा बन जाए, लेकिन जब बनाने के बाद आप देखेंगे एक्चुअली तो केवल 2 ही इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही है। इस पोर्शन को छोड़ दो, हर एक एलिमेंट की बनाना छोड़ दो, आप तो केवल सेट्स को देखो, तो सेट्स तो वहां पे ये 2 ही मौजूद हैं। तो कोई अगर आपको सेट ए की
को दो पोर्शंस में तोड़ने के लिए कहेगा तो आप केवल A1 और A2 में ही तोड़ोगे। A1 बन जाएगा ये, A2 बन जाएगा ये पोर्शन ऐसे टूटे हुए हैं कि हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है अपने अंदर, लेकिन किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं है। दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। अच्छा, दोनों को कंबाइन कर दूं 1 2 3 4 5 और यूनियन कर दूं तो वापस A बनता है। समझ में आया? समझ में आया? सो इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन यही थी कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट ए से टूट के कुछ पोर्शंस बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? सबसे पहले म्यूचुअली डिसजॉइंट बनते हैं। दूसरी चीज, उसके अंदर के एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड रहते हैं, अपने खुद के एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं और दूसरे वाले पोर्शन से रिलेटेड नहीं रहते हैं। कंबाइन कर दें तो वापस सेट ए बन जाता है। क्लियर है? अब आपके बुक में उसने ये करवाया नहीं है, प्रूव करने के लिए दिया है। क्या? शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस, वो तो कर ही देंगे। फर्दर आगे और शो करो कि 1357 का कोई भी एलिमेंट 246 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। 1 का 2 के साथ कुछ नहीं है, 3 का 4 के साथ नहीं है, 6 का 1 के साथ नहीं, या उस वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बट नो एलिमेंट क्या कहेगा, फिर से पढ़ते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, अच्छा हर एक एलिमेंट 1357 का खुद से रिलेटेड है एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 246 भी, इस 246 के भी सारे के सारे 246 से रिलेटेड है, लेकिन बट नो एलिमेंट ऑफ 1357 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 246। तो इस हिसाब से वहां से जाहिर हो रहा है। तो अगर हमने अपनी मर्जी से ऐसे ही तोड़ दिए और तोड़ने के बाद ये सेटिस्फाई हो गया तो वो इक्विवेलेंस क्लासेस है। ठीक है, पर हम अपनी मर्जी से ऐसे क्यों तोड़े? हमारे पास तो एक हथियार है ना, हम तो एक एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बना देंगे। बनाई थी ना अभी हमने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ी कि 1 2 3 इधर दे दूं, 4 5 इधर दे दूं। हमने तो क्या करा, हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बनाना शुरू किया। ऑटोमेटिकली वो वैसे ही पोर्शंस में टूटी कि वो इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई। बट प्रॉब्लम क्या होगी, जब मान लो सेट्स बहुत बड़े हैं तो फिर हम अपनी मर्जी से एक एक एलिमेंट को उठा के नहीं छोड़, फिर अपने को सोच सोच के, देखो सिंपल सी बात है, या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है। तो कॉमन सेंस कहता है कि ऑड का अलग सेट बना दो। तो ऐसे कॉमन सेंस से सोच के अपने को दो पोर्शंस बनाने पड़ेंगे, या 3 4 जितने भी। क्लियर है? थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा रिवाइज करना, वीडियो देखना, है ना। और क्वेश्चंस 1 या 2 है पूरी एक्सरसाइज में, बाकी नहीं है। मेन मुद्दा तो वही रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो, ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मैंने यूं ही जल्दी जल्दी प्रूव करवा दिया, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 2 नंबर पे इसी बात की होंगी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करो। कोई 1 नंबर देगा इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो 1 या मैक्सिमम 2 नंबर का टॉपिक था आज की क्लास, इससे ज्यादा का नहीं था, और हो सकता है आए भी ना। ठीक है, क्लियर है? बोलो सृष्टि, कोई डाउट? नो? सो टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब उससे पहले का सारा काम हो चुका है, ओके, जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।